इंसान का नेचर तो सुना है, पर ये सब्जेक्ट्स का भी कोई नेचर होता है क्या? होता है ना? तो जानना चाहते हैं सब्जेक्ट्स का नेचर कैसा और क्या होता है। तो हाय, आई एम डॉक्टर मनीषा विजयवर्गीय। आई एम अ कोर एजुकेशन एक्सपर्ट। पिछले 5 सालों में 5000 से भी ज्यादा लोगों की मदद मैंने उनके कंसेप्ट बिल्डिंग और उनके करियर बिल्डिंग में की है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कोर एजुकेशन के सब्जेक्ट्स के नेचर के बारे में। तो चलिए मेरे साथ। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कोर एजुकेशन क्या होता है और उसमें आने वाले सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक डाल रही हूँ, आप जाकर वहां मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीटली कोर एजुकेशन क्या होता है और उसमें आने वाले सब्जेक्ट कौन कौन से हैं इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब कोर एजुकेशन के सीरीज 3 में हम जानते हैं कि कोर एजुकेशन के अंतर्गत आने वाले सब्जेक्ट्स के नेचर क्या होते हैं। कोर एजुकेशन के अंतर्गत सबसे पहला सब्जेक्ट आता है, वो है एजुकेशनल फिलॉसफी यानी कि शैक्षिक दर्शन। एजुकेशनल फिलॉसफी या फिर शैक्षिक दर्शन को हम शिक्षा के क्षेत्र में निकलने वाले सारे विचार या ख्याल या जितने भी आइडियाज हमारे दिमाग में आते हैं उन सभी से जोड़ के देख सकते हैं। यानी कि एजुकेशनल फील्ड में होने वाले सारे के सारे विचार, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज, आपके ख्याल जितने भी आते हैं जो एजुकेशन फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं या फिर उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, वो सारे के सारे एजुकेशनल फिलॉसफी के अंतर्गत रखे जाते हैं। अब सारे ख्याल और सारे विचार जो होते हैं वो जिस तरह से दिखाई नहीं देते, वैसे ही एजुकेशनल फिलॉसफी के अंतर्गत भी सारे ख्याल और विचार हमको दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि एजुकेशनल फिलॉसफी या फिर शैक्षिक दर्शन का नेचर या उसका स्वभाव जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट होता है, यानी कि अमूर्त होता है। अमूर्त यानी कि जिसका की कोई मूर्त, कोई आकृति, कोई साइज, कोई फिगर नहीं है, यानी कि जो फिगरलेस है। हम कह सकते हैं कि जैसे कोई भी चीज हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में की सोच होती है, उसका कोई फिगर नहीं होता, वो सिर्फ हमारी एक सोच होती है। उसी तरह से एजुकेशनल फिलॉसफी जो है वो डिपेंड होता है इंसान के अपनी एक सोच पर, उसका पॉइंट ऑफ व्यू और उसकी सोच पर। अब ये सोच और पॉइंट ऑफ व्यू पूरी तरह से एब्स्ट्रैक्ट होता है, पूरी तरह से अमूर्त होता है। कोर एजुकेशन के अंतर्गत आने वाला दूसरा मेजर सब्जेक्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी या फिर शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान का नेचर या स्वभाव पूरी तरह से अर्ध अमूर्त है, यानी कि सेमी एब्स्ट्रैक्ट है। सेमी एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ कि जब कोई चीज, किसी चीज को हम देखते हैं या छूते हैं, महसूस करते हैं, तब कुछ टाइम के लिए अगर हमारा कोई भी सेंसरी ऑर्गन उस चीज को महसूस करता है और उस चीज को हम देखते हैं तो हमारे आंखों में उसका जो पिक्चर है वो इम्प्रिंट हो जाती है। तो वो जितना टाइम हमने उस चीज को देखा, जितना टाइम उसका जो इम्प्रेशन था वो हमारे आंखों में कहीं पर इम्प्रिंट होता है, उतना टाइम वो कंक्रीट फॉर्म में कुछ देर के लिए आता तो है, पर वो थोड़ी देर के बाद गायब हो जाता है। यानी कि चीजें हो रही हैं लेकिन उन चीजों को हम कहीं पे कंक्रीट फॉर्म पर नहीं रख पा रहे हैं, तो वो चीजें क्या हो जाएंगी, उसको सेमी एब्स्ट्रैक्ट या फिर अर्ध अमूर्त कहा जाता है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो चीजें कुछ देर के लिए घटी और उसके बाद फिर वो गायब हो गई, जिसका कि हमारे पास में कोई भी कंक्रीट फॉर्म में, उसका कोई सॉलिड फॉर्म में हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो इस तरह से उसको सेमी एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। और जैसे कि मान लीजिए कि कोई हंस रहा है या कोई बिहेवियर है, तो वो बिहेवियर जो होता है वो सेमी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होता है। जैसे कि मान लीजिए अकेले में आपका किसी के साथ अनुभव है कि कोई व्यक्ति बहुत ही खुखार है, कोई बहुत ही ज्यादा गंदे स्वभाव वाला इंसान है, और जब वो सबके सामने आता है तो वो बिल्कुल बदल जाता है, उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो जब वो आपके साथ में था तब आपने उस चीज को महसूस किया कि वो उसका स्वभाव बहुत ही खराब था और आपके साथ में, लेकिन जब वो सामने आ रहा है तो आप उस चीज को साबित नहीं कर पा रहे हैं कि वो बिहेवियर जो उस आदमी ने अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ किया था, वो अब आप सबके सामने उसको प्रूफ इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो चीज गायब हो गई। यानी कि जब वो सामने आया दुनिया के तब वो बिहेवियर नहीं कर रहा है, तब वो खुखार बिहेवियर नहीं दिखा रहा है। तो इस तरह से कुछ समय के लिए चीजें थी और अब वो चीजें चेंज हो गई जिसको कि हम साबित नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी चीजों को हम सेमी एब्स्ट्रैक्ट या फिर अर्ध अमूर्त की संज्ञा में रखेंगे। तो साइकोलॉजी के अंतर्गत
सारी जो चीज़ें बिहेवियर मोस्टली आते हैं वो सेमी एब्स्ट्रैक्ट के श्रेणी में इसलिए आते हैं क्योंकि हम उसको कंक्रीट फॉर्म में कहीं डिकोड नहीं कर पाते। एजुकेशनल साइकोलॉजी या शैक्षिक मनोविज्ञान का दूसरा नेचर होता है कई बार ऑब्जेक्टिव भी और कई बार सब्जेक्टिव भी, और वो इसलिए क्योंकि बहुत बहुत काम करने के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके बिहेवियर को ऑब्जेक्टिव तो बना लिया है, यानी कि बिहेवियर को साइंटिफिकली प्रूव किया है, लेकिन अभी भी जिस तरह से चेंजेस आते हैं, बहुत सारे चेंजेस के कारण इसमें कुछ सब्जेक्टिविटी रह जाती है और बहुत बहुत काम करने की आज भी ज़रूरत है मनोविज्ञान विषय में। इसीलिए हम बहुत काम कर चुके हैं, इसलिए इसका बिहेवियर हो चुका है ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये मेजरेबल है और एक तरह से हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन कई मायनों में ये आज भी सब्जेक्टिव है क्योंकि अभी भी इस पर बहुत सारा काम करना बाकी है। तो इस तरह से इस एजुकेशनल साइकोलॉजी का दूसरा नेचर हो गया ऑब्जेक्टिव, मोस्टली ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव भी। कोर एजुकेशन का अगला मास्टर सब्जेक्ट आता है एजुकेशनल सोशियोलॉजी। इसको भी मैंने अपने एक वीडियो में बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है और बहुत ब्रॉडली इसको समझाने की कोशिश की है और इसके प्लेसमेंट को भी बताया है। तो इस वीडियो में जब हम नेचर की बात कर रहे हैं तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी जो होता है वो है एजुकेशन सेक्टर के अंतर्गत जितने भी लोग मिलते हैं उनको एक मिनी सोसाइटी कहा जाता है, और ये सोशल बिहेवियर और नॉर्म्स ये पूरी तरह से कंक्रीट होते हैं, यानी कि कोई भी नियम बनते हैं उसके बाद उसका व्यवहार फॉलो होता है। कोई भी कंस्ट्रक्शन पहले बन जाता है उसके बाद बच्चे वहां जाकर के बैठते हैं। ऐसा नहीं होता कि कुछ भी चीजें एब्स्ट्रैक्ट है और वहां पर चीजें हो रही हैं। तो सोसाइटी में सबसे पहले सारे नियम लिखे जाते हैं, नॉर्म्स बनते हैं, सारे नॉर्म्स को भी लिखा जाता है, साथ में उसका जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है वो कहीं ना कहीं पेन एंड पेपर पे कंस्ट्रक्ट होती है। जो बिहेवियर होते हैं उनकी भी कहीं ना कहीं नियमावली, कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स और सिद्धांत दिए हुए हैं, उसके बाद ही वो चीजें होती है। आपको याद होगा जैसे पहले के ज़माने में ये होता था कि कोई भी समाज से हट कर के लोग अगर आपस में शादी कर लेते थे तो समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था। धीरे धीरे उन नॉर्म्स के खिलाफ लोग बोलने लगे और सोसाइटी ने भी उन बदलते हुए ट्रेंड को, बदलते हुए व्यवहार को, आवश्यकता को समझा, तो अपने नॉर्म्स में चेंजेस लाए, उसके बाद ही चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं। वो चेंजेस हमको दिखाई देते हैं हमारे नियमों में, हमारे लॉज में, तो उसके बाद ही वो फॉलो की जा सकती हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी का पूरा नेचर जो होता है वो होता है कंक्रीट, और कुछ मामलों में वो सेमी एब्स्ट्रैक्ट आता है क्योंकि कई बार लोग जो होते हैं हिडन बिहेवियर भी करते हैं। तो सोशल बिहेवियर जब हिडन होता है तब उसका नेचर हो जाता है सेमी एब्स्ट्रैक्ट, पर वो हरगिज सोशली मान्य नहीं है, सोशल नॉर्म्स के वो खिलाफ हो जाता है, इसीलिए सोसाइटी में वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी का पूरा नेचर होता है कंक्रीट। साथ ही एजुकेशनल सोशियोलॉजी के अंतर्गत जितने भी व्यवहार, जितने भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी ऑब्जेक्टिवली फॉलो की जाती हैं। जैसे कि अगर कोई मैटर ऐसा उठ जाए जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर है पर वो लिखा नहीं गया है तो कोर्ट भी उसको अप्रूव नहीं करेगी। तो इस तरह से इसके सारे नियम कानून जो होते हैं वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होते हैं और नियमों में बंधे होते हैं। साथ ही ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो होता है वो कंक्रीट होता है। यही कारण होता है कि इसके अंतर्गत जितने भी जजमेंट्स, जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो ऑब्जेक्टिवली उन नियमों के साथ दिए जाते हैं जो कि ऑलरेडी लिखे हुए हो। यहाँ इस फील्ड के अंतर्गत आपसे हर बार ये पूछा जाएगा कि कोई भी चीज़ अगर है तो वो लिखी कहाँ है। तो इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ पर कंक्रीट होती है। इस तरह एजुकेशनल सोशियोलॉजी का बिहेवियर जो होता है या नेचर जो होता है वो कंक्रीट होता है, ऑब्जेक्टिव। तो इस तरह से इन 3 सब्जेक्ट्स का नेचर आज हमने यहाँ पर देखा। आशा करती हूँ आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ये बहुत ही यूनिक मेरा अपना पर्सनल स्टडी है जिसके आधार पर मैंने आज आपको ये सारी नॉलेज दी है। आपको ये कहीं पर भी बुक्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि एजुकेशनल सब्जेक्ट्स का या किसी भी सब्जेक्ट का जब जो नेचर होता है उसको समझना
बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है और उस पे लंबी-लंबी बहसें बड़े-बड़े साइंटिस्ट की हो जाया करती हैं। आशा करती हूँ आप सबको मेरा ये वैल्यूएबल नॉलेज कहीं न कहीं आपके नॉलेज को एनहांस करने में मदद करेगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं आज का या और भी जो वीडियोज़ लेकर के आती हूँ वो बहुत ही ओरिजिनल कंटेंट होता है। मैंने कहीं से भी उसको बुक से नहीं उठाया हुआ है, तो इसलिए जो मेरा ये नॉलेज है वो बहुत प्योर नॉलेज है और आप बिल्कुल इस पे बहस कर सकते हैं। बड़े-बड़े साइंटिस्ट को मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ। आइए बहस लगाइए ताकि कुछ सिंथेसिस हमारे सामने आ जाए और हम आगे ज़िंदगी में और मूवमेंट कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सी यू, टाटा एंड बाय बाय।